हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल थेस्टल्स ऑक्यूलस में। आज हम मैथ्स में का थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक जो बच्चों को लगता है, जो कि है प्रोबेबिलिटी, वो पढ़ेंगे। ये आपके पूरे नए सिलेबस के हिसाब से है, जो कि हर गवर्नमेंट ने प्रपोज़ किया है 2020 टू 21 के लिए, जो 25% रिडक्शन है उसके हिसाब से। ये सभी क्लासेस के बच्चों के लिए और जो भी हो, कोई भी बोर्ड में हो, उनके लिए है। एंड बेसिकली इट विल फोकस फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम एवरी बोर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो इवेंट्स के ऊपर और वो चीज़ होने वाली है या नहीं होने वाली है, इसके बारे में आपको कैलकुलेट करना होता है। तो इसमें जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि वो जब किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी एक्सपेरिमेंट को देखते हैं परफॉर्म होते हुए, उसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें जो आपको मैं सबसे पहली एक टिप देना चाहूँगा, हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ के उसे एनालाइज कीजिए और जो भी गिवन डेटा है उसे लिख लीजिए। तो चलिए अब हम प्रोबेबिलिटी शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स, सैम्पल स्पेस एंड इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी पूरी तरह से इन्हीं पर डिपेंड रहती है। जैसे कि पहला है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो जैसे भी मेरे हाथ में दो मार्कर है, एक ब्लैक है और एक ब्लू है। अगर मैं इन्हें एक बॉक्स में रख दूं और बिना देखे मुझे बॉक्स में से एक पेन निकालना है, तो अभी मेरे पास कितने टोटल पेन्स है? 2, और उसमें से मैंने एक निकाला है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक और अ ब्लू पेन इज ऑलवेज 1/2 व्हेन द सैम्पल स्पेस इज 2। वैसे ही होता है कि समझे आपके पास एक कॉइन है, तो आपने उस कॉइन को फ्लिप किया, तो आपके पास दो ही आउटकम आ सकता है, या तो हेड्स या तो टेल्स। वैसे ही समझिए आपके पास डाइस है। सो अगर आपके पास एक सिंगल डाइस है जो कि अनबायस्ड है, तो उसमें अगर आपने उसको ट्रिप किया, सो आपके पास या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6। वैसे ही पैक ऑफ कार्ड्स के लिए होता है, पर पैक ऑफ कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं, 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं और उसमें होते हैं 3 फेस कार्ड्स। तो प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है आपका आउटकम। आउटकम एंड इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, आउटकम का मतलब होता है कि हमें उस इवेंट में से क्या मिलने वाला है। जैसे कि समझिए अब मैंने एक कॉइन को टॉस किया, तो अभी मेरे पास 2 आउटकम्स हैं, या तो हेड या तो टेल्स। अब समझिए मैंने आपके लिए एक ऐसा कॉइन रखा है जिसके दोनों साइड पे हेड्स है या फिर दोनों साइड्स पे टेल है। इसे कहते हैं अ बायस्ड कॉइन। तो इसमें कैसा है कि आउटकम सर्टन है कि भाई यही आउटकम आ सकता है। अगर वो समझिए कॉइन सिर्फ हेड वाला है तो हेड ही आने वाला है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल शोले मूवी में आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें से आप समझ सकते हो वो एक ऐसा कॉइन है जो कि बायस्ड कॉइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो इक्वली लाइकली आउटकम उन चीज़ों के लिए होता है जहाँ पर जो आपने ऑब्जेक्ट यूज़ किया है आउटकम के लिए वो बिल्कुल ही फेयर है, उसमें कोई भी बायस चीज़ें नहीं हैं। जैसे कि एक डाइस जिसके ऊपर प्रॉपरली 1 2 3 4 5 6 लिखा हो, या फिर एक कॉइन जिसके ऊपर हेड्स हो या फिर टेल्स हो, या फिर सर्टन नंबर ऑफ बॉल्स जिनका कलर एक हो या फिर अलग हो। अब आते हैं हम सैम्पल स्पेस पर। इसे हम डिनोट करेंगे एस या फिर ओमेगा से। सैम्पल स्पेस ये होता है कि आपके पास जो फेवरेबल आउटकम्स होने वाले हैं, जो आपका फेवरेबल आउटकम छोड़ के जो नंबर ऑफ आउटकम्स हो सकते हैं उसके बारे में बात करता है। जैसे एक सिंपल अगर आपने डाइस रोल किया तो आपके पास नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस होते हैं 6, क्योंकि उस डाइस पर या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या 3 या 4 या 5 या फिर 6। सो जो आउटकम्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल इज डिनोटेड एज योर सैम्पल स्पेस। लास्ट में बात है हम इवेंट्स के ऊपर। जैसे कि पहले है सर्टन और श्योर इवेंट। अभी सर्टन या फिर श्योर इवेंट क्या होता है कि जहां आपको पता है कि भाई यही होने वाला है। अब जैसे अगर आपने कॉइन, एक अनबायस्ड कॉइन को फ्लिप किया, सो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल्स आ सकता है। तो आप इसमें सर्टन हो कि इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता है। अब बहुत कम किससे कि भैया कॉइन एकदम सीधा खड़े हो जाए, और ये होना बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट है इम्पॉसिबल इवेंट।
तो इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि आपके पास एक डाइस है जिस पे नंबर्स है 1 to 6 तक, लेकिन आप बोलो कि एक ऐसा इवेंट चाहिए जहाँ पे डाइस के ऊपर आना चाहिए 10, जो कि एक है पूरी तरीके से इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट यानी कि वो जहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट भी एक सर्टन हो और इवेंट भी एक सर्टन ही हो सकता है। जैसे यू फ्लिप द कॉइन, यू विल गेट हेड्स और आइदर टेल्स, एकदम ही सिंपल इवेंट। नाउ है कॉम्प्लीमेंट इवेंट। कॉम्प्लीमेंट इवेंट का मतलब ये होता है कि जो इवेंट, अगर समझिए आपने उसे पकड़ा है ए, और जो इवेंट नहीं हो सकता जो कि ए के अलावा है या फिर ए का कॉम्प्लीमेंट कर रहा है या फिर ए डैश, उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट इवेंट। जैसे कि ए इज़ द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड ऑन द कॉइन, सो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज़ कि कॉइन के ऊपर टेल ही आई। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एग्जॉस्टिव इवेंट। तो एग्जॉस्टिव इवेंट उसे कहा जाता है जब आपके पास ए और ए डैश मिला के अगर सैम्पल स्पेस आपका क्रिएट होता है। जैसे इवेंट ए, जैसे मैंने कहा था कि इवेंट ए होता है कि आपको हेड मिल रहा है, और इवेंट ए डैश होता है जहाँ पे आपको टेल मिल रहा है। सो कभी भी आप अगर कॉइन टॉस करेंगे तो आपका सैम्पल स्पेस क्या होता है, या तो हेड्स या तो टेल्स। तो अगर मैं इन दोनों इवेंट्स को ऐड कर रहा हूँ तो ये क्या बना रहे हैं, मेरा सैम्पल स्पेस। तो उसे कहते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। तो अब हम आगे सीखेंगे कि हमें सॉल्व कैसे करना है। तो चलो, अभी अपन देखते हैं कि नंबर ऑफ इवेंट्स का सैम्पल स्पेस क्या हो सकता है, टोटल सैम्पल स्पेस क्या हो सकता है, और उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे ढूंढनी है। मैंने यहाँ पर सीधे सीधे आपको फॉर्मूला लिख के दे दिया है। तो समझिए कि आपके पास एक कॉइन है जिसके ऊपर या तो हेड्स आ सकता है या फिर टेल्स आ सकता है। ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना हो गया, इसका नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हो गया आपके पास 2। और सपोज एक इवेंट मैंने कह दिया कि एक इवेंट है जहाँ पर मुझे हेड चाहिए, तो ये सैम्पल स्पेस कितना हो गया ए के लिए 1। सो बेसिकली बस आपको यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ पे फ्रेम किया है, बस इधर पुट कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1/2। सपोज अभी डाइस को ना लेकर मैं अभी लूँ कि मेरे पास एक डाइस है जिसके ऊपर 1 2 3, ठीक है। तो उसके बाद बाकी के नंबर्स हैं जो कि 3D में अभी नहीं लिख पा रहे हैं। तो उसके पास उसका नंबर ऑफ उसका सैम्पल स्पेस कैसा होगा, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या तो 6 आएगा। सो मेरा सैम्पल स्पेस कितना हो गया अब 6। ठीक है। तो अब सपोज एक इवेंट लेते हैं कि अ नंबर ऑन द डाइस दैट वी आर गेटिंग इज एन इवन नंबर। तो अपने पास कितने इवन नंबर आएंगे अगर आपने डाइस रोल किया तो अपने पास कितने इवन नंबर्स हैं यहाँ पे 4, 6 और 2। ठीक है। तो हमारे पास कितना हो गया अभी नंबर ऑफ ए इवेंट के लिए 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास 3/6, जो कि ये हो जाएगा फिर से 1/2। तो प्रोबेबिलिटी में एक और चीज़ बहुत ही अच्छे से ध्यान देनी है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा फ्रैक्शन या फिर परसेंटेज में ही डिनोट किया जाएगा। जैसे कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है 0.5%, तो मतलब वो होने वाला है 0.5 या फिर 50% तक का प्रोबेबिलिटी है होने के लिए। कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी, कोई भी इवेंट होने दो, उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा या तो 1 हो सकता है या तो लेस देन 1, इससे ऊपर नहीं जाएगा। कोई भी इवेंट होने की प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट या फिर फेलियर या फिर पास, ये होने का टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा एडिशन होने वाला है 1, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अब हम 2 बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको प्रोबेबिलिटी पूरी तरीके से समझ जाएगा। एक हार्ड लेंगे और एक सिंपल लेंगे। तो चलिए देखते हैं। लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि है अ बलून वेंडर हैज़ 2 red balloons, 3 blue balloons and 4 green balloons. He wants to choose one of them at random to give it to a boy. What is the probability of getting red balloon, second blue balloon or third is the green balloon? तो पहले देखते हैं फर्स्ट इवेंट। तो फर्स्ट इवेंट को हम ले लेते हैं n of a, सेकेंड इवेंट को ले लेते हैं n of b
और थर्ड इवेंट को ले लेते हैं अपन एन ऑफ सी। ठीक है, तो रेड बलून्स कितने बार आ सकते हैं? तो रेड बलून्स कितने हैं अपने पास? 2। ग्रीन बलून्स का प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो ग्रीन बलून्स अपने पास टोटल कितने हैं? 4। और अगर ब्लू बलून्स चाहिए तो कितने हैं अपने पास? टोटल ब्लू बलून्स इज 3। सो अभी अपने पास ये टोटल नंबर ऑफ बलून्स है। सो अपना सैम्पल स्पेस क्या होगा? सैम्पल स्पेस होगा एडिशन ऑफ ऑल द इवेंट्स। सैम्पल स्पेस पे क्या हो गया अपने पास? 2 + 3 + 4, जो कि हो गया अपने पास अभी 9। सो अब हमें ढूंढना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द बलून बीइंग रेड। सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट? P ऑफ A। तो P ऑफ A क्या होगा? N ऑफ A अपॉन N ऑफ S। सो N ऑफ A अपॉन N ऑफ S। सो A कितना है? 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बीइंग इज व्हाट? 2/9। Similarly, P of B and P of C will be N of B by N of S. N of C will be P N of C upon N of S. So B के कितने हैं अपने पास? 3. So 3/9 which will be equal to 1/3, and probability of event C will be 4/9। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी सम आराम से उसको बाइफर्गेट करके कि उसमें क्या गिवन है, क्या आपका सैम्पल स्पेस होना चाहिए, आराम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन बड़े होने से कुछ मतलब नहीं होता। क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड करिए, उसे अच्छे से नोट डाउन करिए और उसे आराम से आप सॉल्व कर लेते हैं। अब एक नेक्स्ट अपन एक प्रॉब्लम लेंगे जो हॉट्स में बहुत पहले साल था, तो उसे हम सॉल्व करके देखेंगे। सो अभी अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखने को थोड़ा सा आपको लगेगा ट्रिकी है, पर क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। जैसे कि इन्होंने लिखा है, अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड somewhere in the rectangular region shown below. What is the probability that it crashed inside the lake shown in the figure? तो हम क्या करते हैं कि फॉरेस्ट और लेक को अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं और देख लेते हैं कि उनका डायमेंशन क्या है। तो अगर हम देखें कि पूरा फॉरेस्ट का जो रीजन है वो एज पर डायमेंशन अगर मैं पकड़ूँ तो ये है 10, इसे हम लोग पकड़ लेते हैं किलोमीटर्स, एंड ये है 6 किलोमीटर्स, और लेक का जो दिया हुआ है जो कि अपन इससे देख सकते हैं वो है 2 किलोमीटर्स, और इसका जो लेंथ है वो है 3 किलोमीटर्स। तो अब उन्होंने कहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि प्लेन जो है हमारा हेलीकॉप्टर वो लेक में ही क्रैश हुआ है। तो अब कैसा है कि सैम्पल स्पेस कितना है अपने पास? तो सैम्पल स्पेस तो अपने पास पूरा फॉरेस्ट है, लेकिन अब उसमें से अपना इवेंट क्या है? अपना इवेंट है कि जो हेलीकॉप्टर है वो कहाँ क्रैश हुआ? लेक में। तो इसके लिए क्या चाहिए होगा हमें? इन दोनों का एरिया। सो रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना बहुत ईजी है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ फॉरेस्ट हो गया आपका टोटल 10 × 6 दैट इज 60 किलोमीटर्स या फिर स्क्वायर किलोमीटर्स, और ये हो गया आपके पास 3 × 2 दैट इज एरिया ऑफ लेक हो गया आपके पास 6 स्क्वायर किलोमीटर्स या फिर किलोमीटर का स्क्वायर, जैसा भी आप लिखना चाहें। सो अभी अपने को ढूंढना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ हैपनिंग ए। सो पी ऑफ ए हो जाएगा आपके पास टोटल एरिया, जो कि एन ऑफ ए को अपन इसको ये लिख सकते हैं, और अपने पास टोटल एरिया ऑफ फॉरेस्ट क्या है? तो एन ऑफ एफ। सो क्या हो गया? 6/60। सो ये हो गया आपके पास 1/10। क्वेश्चन देखने के लिए डिफिकल्ट होता है, बस उसे आप आराम से रीड करिए, आराम से एनालाइज करिए, और आप प्रोबेबिलिटी को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी बस एक बेसिक इसी फॉर्मूले में डिपेंड करता है, और भी चीज़ें होती हैं पर वो अभी आपके सिलेबस से थोड़ा सा के लिए हटा दी गई हैं, तो उस पर आपको ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ मैं ये अपना ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।